कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। कौन हो तुम? उस लड़के ने डरते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में दच से पूछा। वो लड़का अभी उल्टा लटका हुआ था, इस कारण वो दच का चेहरा नहीं देख पा रहा था और दच भी उस लड़के की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था। दच जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे देखकर वो लड़का डर से बुरी तरह कांप गया। उस लड़के का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। तभी दच की रूह कपा देने वाली आवाज उस लड़के के कानों में पड़ी। दच को देखकर वो लड़का कुछ बोल ही नहीं पाया। वो बस अपनी फटी हुई आंखों से देख रहा था। दच इस वक्त बहुत ही खतरनाक लग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं, वो था जिसने आरोही के साथ नशे में बदतमीजी करने की कोशिश की थी। दच गुस्से से उस लड़के के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को की तरफ आंख उठाकर देखने की और उसे छूने की? ये सब कहकर दच उस लड़के को अपनी तीखी नजरों से घूर कर देखने लगा। इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी वाइफ को? ये कहते हुए दच उस लड़के के हाथों को अपने हाथों में लेकर मोड़ दिया, जिससे उस लड़के की एक तेज चीख उस रूम में गूंज उठी। वो लड़का दर्द से तड़पने लगा और बुरी तरह से छटपटाने लगा, पर दर्ज की पकड़ उस लड़के के हाथ पर और भी ज्यादा कसते जा रहे थे और एक टक की आवाज के साथ उस लड़के के हाथ की हड्डी तुरंत टूट गई। ऐसा होते ही वो लड़का तेजी से चीख पड़ा। ऐसे ही दच ने उस लड़के के दूसरे हाथ को भी तोड़ दिया। अब उसके दोनों हाथ नीचे झूल गए थे। वो लड़का दर्द से बुरी तरह से तड़प रहा था और चिल्ला रहा था। उसकी आवाज बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। वहीं दच को देख ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे उस लड़के को दर्द से तड़पता देख एक सुकून सा मिल रहा हो। तभी दच ने उस लड़के के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, यही आंख है ना वो जिससे तुमने मेरी आरोही को देखा? वो लड़का अब डर से कांपने लगा। अपनी बात कहते हुए दच तुरंत अपने हाथ में पकड़े एक पेन को एक झटके में उस लड़के के दोनों आंखों में डाल दिया और उसके दोनों आंखों को फोड़ दिया, जिससे वो लड़का एक बार फिर से चीख पड़ा। उस लड़के के दोनों आंखों की पुतलियां बाहर आ गईं। दच के ऐसा करते ही उस लड़के के खून के छींटे दच के सर पर आ गए। इस वक्त दच बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। वो इस वक्त नर्क का खतरनाक राक्षस लग रहा था। दच एक तिरछी मुस्कान के साथ उस लड़के की तरफ देखकर बोला, देखा एक पेन में कितनी ताकत है। वो चाहे तो अच्छे अच्छे को 2 सेकंड में खत्म कर सकता है। ये कहते हुए दच तेज तेज हंसने लगा। दच फिर गन लिया और उसकी सारी गोलियां उस लड़के के सीने पर उतार दिया। फिर दच तुरंत वहीं एक दूसरे रूम में जाकर ड्रेस चेंज कर तुरंत वहां से बाहर निकल गया। दक्ष शाम को अपने विला पहुंचता है और जल्दी से अपने कार से निकलकर लंबे लंबे कदमों को बढ़ाते हुए सीधे अपने मास्टर बेडरूम में जाता है, क्योंकि उसकी आंखें आरोही को देखने के लिए बेचैन थी। वो अपनी आरोही को देखने के लिए बेताब था। वो उससे मिलकर जी भर के प्यार करना चाह रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी भी गुस्से के भाव आ रहे थे, क्योंकि उसके सामने वो मंजर घूम रहा था जो आरोही के साथ होने वाला था। वो जैसे ही अपने मास्टर बेडरूम में पहुंचकर देखता है तो आरोही अभी भी बेड पर आराम से सो रही थी। उसे इस तरह आराम से बेफिक्र होकर सोते देखकर दक्ष के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। जहां तक अभी उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे, उसकी गुस्से से लाल हुई आंखें अब नॉर्मल होने लगी और उसका चेहरा भी सॉफ्ट हो गया था। वो कुछ देर तक आरोही को देखा और सीधे वॉशरूम में चला गया, क्योंकि अभी उसे सावन लेना था। वो इस तरह से आरोही के पास नहीं जाना चाहता था। हालांकि उसने अपने ड्रेस चेंज कर लिए थे, पर वो खुद को पूरी तरह से क्लीन करना चाहता था ताकि आरोही को कोई परेशानी ना हो। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर सावन लेने लगा। करीब आधे घंटे बाद दर्ज वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने लाइट कलर का बाथरोब पहन रखा था। वो उसी तरह बाथरोब पहने हुए ही बेड की तरफ बढ़ जाता है। वो देखता है कि आरोही अभी भी आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे ये अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों वो चाहता था कि आरोही उठ जाए और वो उसे ढेर सारा प्यार करे। वो उसे परेशान करने के लिए उसके कानों के पास जाता है और कहता है, वाइफी, दिस इज नॉट फेयर। तुम इतनी देर तक तो नहीं सो सकती। गेट अप, शाम हो गई है। आरोही उसी तरह कसमसाते हुए बोली, नहीं नहीं, सिर्फ 5 मिनट और सोने दीजिए। ये देखकर दस के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो चलो मैं भी आ जाता हूँ। और फिर उसके कंबल में घुस जाता है। फिर आरोही की चीख निकल जाती है।
दच आरोही के चादर में घुस जाता है और उसे उसकी पीठ से पकड़कर उसे अपनी तरफ तेजी से खींचता है कि आरोही की चीख निकल जाती है। ये देखकर दच के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो उसी तरह स्माइल करते हुए ही उसके ऊपर आ गया। आरोही, जिसकी आंखें अभी भी हल्की हल्की बंद थी, वो अपनी अधखुली आंखों से देख रही थी। पर जैसे ही खुद के ऊपर भार महसूस करती है तो वो घबरा जाती है। फिर झट से उसकी आंखें खुल जाती हैं और दच को अपने ऊपर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आरोही अपनी आंखों को हैरानी से बड़ी किए हुए दच के कंधे पर हाथ डाल उसे दूर करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दूर हटिए उससे। ये सुनते ही दच अपने होठों की स्माइल और गहरी करते हुए उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों की उंगलियों में फंसाकर बेड पर पुश करते हुए बोला, भाई वाइफी, ये कोई न्यू तो नहीं है, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्यों ना हम फिर से ट्राई करें? ये सुनते ही आरोही का चेहरा सुर्ख होने लगा और उसकी आंखें शर्म से बोझिल होने लगी। ये देखकर दच के होठों पर स्माइल और बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। दच आरोही को शर्माते हुए देखकर मौके का फायदा उठाकर उसके होठों पर तुरंत अपने होठ रखकर किस करने लगा। वहीं आरोही दच के ऐसा करते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। वो दच को खुद से दूर करना चाह रही थी, पर दच उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। वो उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच में फंसाया हुआ था, जिस कारण आरोही हिल-डुल भी नहीं पा रही थी। ये देखकर आरोही दच को मन ही मन कोस रही थी। वहीं दच बड़ी प्यार से आरोही के होठों के रसों को चूस रहा था। कुछ ही देर में दोनों के ही कपड़े उलझे हुए फर्श पर पड़े हुए थे और दच एक बार फिर से आरोही के शरीर पर प्यार की निशानियां दे रहा था, जहां आरोही इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। पर दच के ऐसा करने से वो भी बहकने लगी थी और उसके प्यार में उसका साथ देने लगी थी। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में धीरे धीरे खोने लगे थे और जैसे मानो वो अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। इस वक्त उस पूरे रूम में दच और आरोही की सिसकियां और आहों की आवाजें गूंज रही थी। इस वक्त पूरा रूम रोमांटिक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ करण मायरा को समझा चुका था और मायरा करण की बातों को मान गई थी, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। फिर करण अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है और इसी का फायदा उठा के मायरा अपनी मॉम से मिलने के लिए उसके घर जाती है, ताकि अपने मॉम से मिलकर कुछ नया प्लान कर सके। उसकी मॉम जैसे ही मायरा को देखती है तो उसे खुशी से गले लगाकर बोलती है, अरे मायरा बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था। ये देखकर मायरा फट से अपनी मॉम के गले लगते हुए बोली, मॉम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जो कल मैंने प्लान किया था वो सब धरा का धरा ही रह गया। ये सुनते ही उसकी मॉम बोली, डोंट वरी बेटा, एक प्लान फेल हुआ है, अभी बहुत सारे प्लान आएंगे। तभी अचानक पीछे से आवाज़ आई, किस प्लान की बात कर रही हो? ये सुनते ही दोनों माँ बेटी हैरान रह गईं और दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो दोनों अच्छे से समझ गईं कि किसकी आवाज़ है। मायरा पीछे मुड़कर देखी तो उसके डैड खड़े थे। अपने डैड को देखकर मायरा और उसकी मॉम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसकी मॉम, जो पहले से ही सातिर औरत थी, वो अपनी सातिर दिमाग को दौड़ाते हुए तुरंत बहाना ढूंढकर बोली, अरे वो आप गलत समझ रहे हैं, वो हम लोग कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। असल में इन लोगों की शादी हुई है तो इन्हें हनीमून पर भी तो जाना चाहिए। पर ये बोल रही थी, मॉम आप लोग भी साथ में चलो। मैं कह रही थी कि तुम लोग का प्लान है तो तुम लोग जाओ। बस यही बातें हो रही थी। मायरा के डैड उसके गालों पर हाथ फिराते बोले, कितनी प्यारी है हमारी बेटी, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचती रहती है। बेटा, तुम और करण, तुम दोनों की शादी हुई है तो तुम लोगों की जिंदगी की नई शुरुआत है, तो तुम लोग हनीमून पर जाओ और प्यार भरे पल जियो। मैं तुम लोगों की टिकट करवा देता हूँ। ये कहकर वो मन ही मन आरोही को कोसते हुए बोली। एक मायरा जो आरोही से छोटी है और फिर भी वो इतना सोचती रहती, और तुम तो मेरा नाक कटा कर रखती हो। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही मायरा और उसकी मॉम एक गहरी सांस लेती बोली, थैंक गॉड बच गए। उसकी मॉम बोली, डोंट वरी बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हारे डैड को पूरी तरह से मुट्ठी में करके रखी हूँ, वो भूल कर भी हम दोनों के खिलाफ नहीं जाएंगे। अपनी मॉम की बात सुनकर मायरा बोली, वाह मॉम, आप ऐसा कैसे जादू चलाती हो कि डैड पूरी तरह से आपके झांसे में आ जाते हैं? अपनी बेटी की बातें सुन मायरा की मोम बोली, धत, चुप कर, ये सब प्लान बताए नहीं जाते, और वैसे तू भी तो करण को अपने जाल में फंसा कर रखी है। ये सुनकर दोनों माँ बेटी एक साथ हंसने लगती हैं और दज को पाने का प्लान बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिया शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई थी और वहां पर उसे कुछ कपड़े पसंद आ रहे थे, पर एक लड़की थी, उसे भी वही कपड़े पसंद आ रहे थे।
ये देखकर जिया और उस लड़की के बीच बहस शुरू हो गई। जिया भले ही आरोही की फ्रेंड थी, पर वो एक नंबर की कुंडी थी। वो अपने सामने किसी की चलने नहीं देती थी। वो आरोही की तरह सीधी सादी भोली भाली नहीं थी, बल्कि डेंजरस थी। इसलिए आरोही उसको अपने साथ रखती थी। जिया को भी आरोही की चिंता रहती थी कि आरोही इतनी सीधी सादी है कि कोई भी उसे बेवकूफ़ बना दे। इसलिए वो उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके लिए तैयार रहती थी। जैसे ही वो लड़की जिया की ड्रेस को लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी जिया गुस्से से मुंह दिखाकर बोली, ओह दूर रहे, मेरे कपड़े हैं, समझ में आई बात? अब तू जाकर कोई और ड्रेस देख ले। ये सुनते ही वो लड़की जो भी थी, काफ़ी अच्छे घर से लग रही थी। वो अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, तुम दूर रहो। और ये कैसा टपोरी लैंग्वेज यूज़ कर रही हो? तुम्हें जरा से भी अंदाजा है कि तुम कैसे बोल रही हो? ये सुनते ही जिया को और भी गुस्सा आ गया और वो बोली, ओह तू मेरे को टपोरी बोल रही है? तू क्या है बहन जी? चल चल जाके अपना कहीं और रास्ता नाप। ये सुनते ही वो लड़की और भी गुस्से में आ जाती है और गुस्से से बोली, व्हाट रविश, न जाने कैसे कैसे लोग इस मॉल में आ जाते हैं। ये कहकर वो लड़की अपने बालों को स्टाइल से झटकती हुई जाने लगी। उसकी बात सुनकर जिया और भी गुस्से में आई और उसकी कलाई को जड़ से पकड़कर पीछे मोड़ते हुए बोली, आज तो बोल ली, लेकिन आइंदा से जिया से पंगा मत लेना, नहीं तो तुझे नहीं पता कि जिया क्या चीज़ है। जिया वो बम है जो फटती है तो आवाज़ भी नहीं आता है, समझ में आई बात? ये कहते हुए उस लड़की की कलाई को और भी कसकर पकड़े जा रही थी, जिससे वो लड़की के चेहरे के दर्द के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। वो लड़की दर से कराने लगी और बोली, प्लीज छोड़ो मेरे हाथों को। ये देखकर जिया झट से उसके हाथों को छोड़ देती है, जिससे वो लड़की लड़खड़ाकर फर्श पर गिर जाती है। वो लड़की अपने हाथों को देखती है, उस पर जिया के उंगलियों के निशान थे। जिया ये देखकर उसके होठों पर एक डेविल स्माइल लिए हुए वहां से चली गई। वो लड़की भी गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं उन दोनों के जाते ही कोई मॉल के एक साइड डोर पर खड़ा इंसान ये सब कुछ देख रहा था और जिया का ये रूप देखकर उस इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी, जो मन ही मन बोला, बाप रे बाप, ये लड़की कोई सीधी सादी नहीं, एटम बम है। इससे तो बचकर रहना पड़ेगा, वरना कब ये बम मेरे पर फट जाए। वैसे भी उस दिन का एक हल्का सा किस किया था, जिसकी वजह से मेरी बैट बजा दी थी। ये कहते हुए उस इंसान के चेहरे पर घबराहट के भाव साफ दिखाई पड़ रहे थे। वो मन ही मन बोला, बेटा तू जरा बच के रहियो इससे, वरना ये लड़की तो तुझे ऐसे ही खत्म कर देगी। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस कर वो लड़का घबरा गया और पीछे मुड़कर अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें और भी हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसके डर के भाव चेहरे पर भी साफ दिखाई देने लगे। मायरा अपनी मॉम से बातें करते हुए बहुत खुश थी। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए मायरा अपनी मॉम से बोली, क्यों ना हम अपना प्लान एक्सिक्यूट करने से पहले आरोही को भी अपने झांसे में फंसा ले। वो सुनते ही उसकी मॉम बोली, कैसे बेटा? तब मायरा अपनी मॉम से बोली, क्यों ना हम आरोही को वापस से ऑफिस ले आए, और तब हमारे पास ज़्यादा मौका रहेगा। वो ऑफिस में रहेगी और इस तरह से वो दक्ष से दूर रहेगी। इस बार जो मैंने प्लान बनाया था तो दक्ष उसे बचा लिया था। इस बार वो ऑफिस में रहेगी तो दक्ष उसे नहीं बचा पाएगा और मैं मौके का फ़ायदा उठाकर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करूँगी। फिर उसे वापस से किसी के बेड पर ला दूंगी, ताकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और दक्ष भी उसे छोड़ देगा। फिर मेरे पास पूरा चांस रहेगा दक्ष को पाने का। जिस पर उसकी मॉम बोली, वाह बेटा, दैट्स ग्रेट आइडिया, लेकिन तुम्हारे डैड को मनाना बहुत मुश्किल है। अपनी मॉम की बात सुन मायरा बोली, ओ मॉम, ये आप बोल रहे हो? आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तब उसकी मॉम एक साथी मुस्कान देने लगी और बोली, ठीक है बेटा, मैं सारे अरेंजमेंट कर लेती हूँ, तब तक तुम्हारा ये जो प्लान है उसे एक्सिक्यूट करने पर भी फोकस करो। अपने प्लान के बारे में सोचो, क्योंकि उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से जब पासे हमारे हाथ में रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। जिस पर मायरा भी अपनी मॉम की तरफ देखकर हाँ में सिर्फ सर हिलाई और सातिर मुस्कान देने लगी। दोनों माँ बेटी मुस्कुराते हुए वाइन के गिलास को अपने हाथों में लेकर एक दूसरे के साथ चेयर्स करते हुए वाइन पीने लगी। दूसरी तरफ मॉल में जब विजय ने जिया को देखा तो डर से कांप रहा था और उससे दूर रहने के बारे में सोच रहा था। उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और पलट के देखा तो सामने खड़े इंसान को देखकर वो हैरान रह गया। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, जिया थी। जिया विजय को देखकर अपने हाथों को क्रॉस करते हुए और अपनी बाहों को उचकाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर विजय पका गया और वो सोचने लगा कि आखिर वो क्या बोली। वो तो ये भी भूल गया था कि ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। वो डर के कारण बोलने लगा, मैं तभी जिया इरिटेट होकर बोली,
क्या मैं लगा रखा है? सीधे सीधे बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? जिस पर विजय तुरंत ताव में आकर बोला, व्हाट रवीश, मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा? मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। तब जिया अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। तब विजय को समझ में आया उसने क्या बोल दिया। वो तुरंत ही घबरा कर बोला, ओ सॉरी, सॉरी, मैं ये क्या बोल गया? मेरे कहने का मतलब था कि मैं यहाँ कुछ खरीदने आया था। तभी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हुई बोली, तो तुम ओमेन ड्रेस वेयर करते हो? ये सुनकर विजय हैरान रह गया। तब उसे समझ में आया कि वो भी ओमेन शॉप में है। तब उसने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे ही मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया। तब उसने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे ही मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया। जिया बोली, ओ, तो मतलब तुम रात को ये सब ड्रेस कैरी करते हो? इस पर विजय झल्ला कर बोला, व्हाट रविश, क्या उल्टी सीधी बातें करती हूँ मैं क्यों ये सब ड्रेस पहनूंगा? मैं तो यहाँ अपनी, वो इतना ही बोलकर चुप हो गया। तभी जिया बोली, ओ, तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने आए हो? ओके, ले सकते हो तुम, कंटिन्यू। जिस पर विजय अपनी आंखें फैलाकर उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। तो जिया बोली, मैंने क्या कुछ गलत बोला? जिस पर विजय बोला, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। ये कहकर वो तुरंत वहां से जाने लगा। तभी जिया पीछे से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें बेकार लगती हूँ? तब विजय बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? अचानक से विजय के सामने उस लड़की से जिया का बिहेव करना याद आ गया। वो तुरंत सिर को झटकते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल गया था। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है। मुझे बॉस के पास भी जाना चाहिए, बॉस का कॉल आया था। इस तरह से वो जिया से अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कई कई कुत्ते पड़े हों। विजय को ऐसे जाते देख जिया का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो खुद से बोली, ये आदमी है या पजामा? कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसको क्या बोले जा रहा है। ये कहकर वो अपने सिर झटकते हुए वापस से अपनी ड्रेस को लेने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ दर्श आरोही को प्यार से अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। तभी आरोही बोली, आजकल आप कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं करने लगे हैं, आपको अपने काम पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस पर दर्श बोला, ओ वो वाइफी, डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड ने इतना कमाया है कि अगर तुम और मैं दोनों साथ में बैठकर खाएं तो भी पैसे कम नहीं होंगे। जिस पर आरोही दर्श के गले में अपनी बाहों को हार डालते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरा हबी इस तरह से बोर होकर ना बैठे, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और इस तरह से अगर किसी ने हमें देख लिया तो सब मेरे हबी को जोरू का गुलाम कहेंगे। ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जिस पर दच आरोही के नोच को अपनी नोच से टच करते हुए बोला, हाउ स्वीट ऑफ यू वाइफी, अच्छा चलो हम साथ में बात ले लें। जिस पर आरोही उसकी तरफ गुस्से से घूरकर बोली, नो। तब दक्ष आरोही की बातों को इग्नोर कर तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर आरोही चिल्लाती बोली, नो नो, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, छोड़िए मुझे। लेकिन दक्ष कहाँ मानने वाला था। वो उसे लेकर वाशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वाशरूम का डोर तेज आवाज के साथ बंद हुआ। करीब 1 घंटे बाद दोनों वाशरूम से बाहर निकले। दक्ष की कमर पर इस वक्त ग्रे कलर का टॉवेल लिपटा हुआ था। वहीं आरोही उसकी गोद में थी। इस वक्त उसने बाथरोब पहन रखा था। आरोही का चेहरा पूरा लाल था और थोड़ी नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही थी। दच के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी और चेहरे पर एक सेटिस्फिकेशन था। वो आरोही को लाकर बेड पर बिठाया और फिर कबर्ड की तरफ जाने लगा। आरोही उसे घूरकर देख रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर साफ पता चल रहा था कि दच ने उसे बाथरूम में बहुत तंग किया हो। पर दच तो बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो कबर्ड से एक ड्रेस निकालकर आरोही के लिए लेकर आया और उसे देते हुए बोला, वाइफी, क्या ये ड्रेस तुम खुद पहनोगी या मैं पहना दूं? जिस पर आरोही उसे घूरकर देखती बोली, नो, वो मैं खुद पहन लूंगी। ये कहकर वो दर्श के हाथों से ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। दर्श उसे इस तरह से जाते देखते तेज से हंसने लगा। फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करने लगा। थोड़ी देर में दोनों रेडी हो गए और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दर्श आरोही की तरफ देखकर बोला, वाइफी, क्यों ना आज तुम मेरे साथ ऑफिस चलो? जिस पर आरोही उसकी तरफ देखकर बोली, बट मैं क्या करूंगी आपके ऑफिस जाकर? जिस पर दर्श बोला, क्यों, तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा पूरा हक बनता है। आफ्टर ऑल मेरे ऑफिस वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी लेडी बॉस कैसी है। जिस पर आरोही मुस्कुराकर बोली, क्या आपको स्वैप करना है? तब दक्ष बोला, ऑफ कोर्स, जिसकी वाइफ इतनी खूबसूरत हो वो स्वैप क्यों ना करे। मैं तो कहता हूँ
तुम्हें भी शो ऑफ करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड भी किसी से कम नहीं है। करोड़ों लड़कियां फिदा हैं तुम्हारे हस्बैंड पर, और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो ऑफिस की बाकी लड़कियां भी मुझे चांस मारना बंद कर देंगी। ये सुनकर आरही को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगा। उसे बुरा लग रहा था कि क्या उसके हस्बैंड को सारी लड़कियां लाइन मारती हैं। उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा था उन लड़कियों पर जो उसके हस्बैंड को पाना चाहती थी। अब वो ठान ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दच के साथ ऑफिस जाएगी। दच आरोही के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर साफ समझ गया कि आरोही के मन में क्या चल रहा है, और वो मन ही मन खुश होने लगा कि उसका प्लान आखिर कामयाब हो गया। कुछ ही देर में दोनों ही अपने विला से निकलकर कार में बैठे और ऑफिस के लिए निकल गए। दच जहां कार में बैठकर कुछ जरूरी मेल्स चेक कर रहा था, वहीं आरोही विंडो से बाहर की तरफ देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद दच अपना लैपटॉप बंद कर आरोही के कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वाइफी क्या सोच रही हूँ? जिस पर आरोही मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं आपके ऑफिस जाऊंगी तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा। जिस पर दच बोला, व्हाट यू मीन? तब आरोही बोली, लोग तो यही सोचेंगे ना, एक बार अपने कंपनी के काम से यहाँ आई थी और यहाँ आकर बॉस को पटा ली। जिस पर दच अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते बोला, लोगों को जो सोचना है सोचने दो, आई डोंट केयर। इतना कहकर अभी आरोही कुछ बोलने वाली थी कि तभी दच उसके होठों पर अपने होठ रख उसे चुप करा दिया। कुछ देर बाद दोनों ही ऑफिस पहुंच गए थे। हालांकि आरोही के कहने के कारण दच उसे बैक डोर से लेकर गया ताकि ऑफिस के लोग उसे न देख सके, क्योंकि अभी आरोही की सिचुएशन ठीक नहीं थी। दच ने उसे रास्ते में बहुत परेशान किया था जिससे उसके ड्रेस काफी खराब हो गए थे। आरोही गुस्सा भी थी पर वो दच को रोक भी नहीं सकती थी। आफ्टर ऑल कहते हैं ना, जब नया नया प्यार होता है तो इंसान को अपने महबूब से हर वक्त प्यार करने का सुरूर चढ़ा होता है। ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त दच का था। आरोही वहां गई तो काफी थकी हुई थी। फिर दच उसे अपने केबिन के रूम में जाकर आराम करने को बोल दिया और खुद चेयर पर बैठकर काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद वहां एक कार आकर रुकी जिसमें से एक लड़की हाई हील्स पहने शॉर्ट स्कर्ट पहने बाहर आई। वो लड़की दिखने में काफी स्मार्ट और ब्यूटीफुल लग रही थी, पर उसने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रखा था। उसके कपड़े काफी रिवीलिंग थे और बालों को खुला छोड़ रखा था। अपनी आईज पर स्मोकी मेकअप किए हुए था। वैसे तो वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी, पर उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो उसी तरह कमर को मटकाते हुए ऑफिस के अंदर गई। वो लड़की ऑफिस में अपने सैंडल की टक टक की आवाज के साथ से आगे बढ़ती और पहले अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाकर पूरे ऑफिस को बड़े ही गौर से देखती है। पूरे ऑफिस को देखते ही उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। फिर वो उसी तरह अपने कमर को मटकाते हुए सीधे रिसेप्शन पर जाती है और वहां बैठे रिसेप्शनिस्ट को घूर कर एक पल के लिए देखती है। अपनी आंखों पर पहने हुए ब्लैक कलर के गॉगल्स को अपने बालों में फंसाकर बड़े स्टाइल से उसके सामने खड़ी हो गई और उसे घूरते बोली, क्या मैं दच से मिल सकती हूँ? उसकी बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट, जो कि दिखने में बहुत ही सीधी सादी मासूम प्यारी सी लग रही थी, वो बड़े ही गौर से उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसे देखकर ना जाने क्यों रिसेप्शनिस्ट को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उस लड़की के अंदर काफी एटीट्यूड था। वो अपने बालों को बार बार झटकते हुए और नाखूनों को दिखाकर शो ऑफ कर रही थी। जैसे लग रहा है मानो वो अपने जिस्म का प्रदर्शन करने आई हो। पहले उसने काफी रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ था, ऊपर से वो इतनी ऐंठ करके खड़ी थी जैसे मानो वो यहाँ किसी को सीड्यूस करने आई हो। उस लड़की की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट गुस्से से बोली, हु आर यू? और क्या आपके पास सर से मिलने का अपॉइंटमेंट है? ये सुनते ही वो लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत है क्या? मैं दर्शी से मिलना चाहती हूँ। मैं अपनी कंपनी की तरफ से यहाँ आई हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानती? वो रिसेप्शनिस्ट गुस्से से बोली, तुम कौन हो जो मैं तुम्हें जानूं? जरा मुझे भी बताओ। वो लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, मायरा को नहीं जानती? मैं मायरा करण की वाइफ और शर्मा इंटरप्राइजेस कंपनी की ऑनर की बेटी। मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की तरफ से आई हूँ। तुम अपने सीईओ से बात करो और मुझसे मिलने के लिए कहो। तुम उनसे बस एक बार बोलोगी और वो तुरंत हाँ कर देंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये कहती हुए मायरा बहुत स्टाइल मार रही थी। उसे इस तरह से देखकर रिसेप्शनिस्ट का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो गुस्से से अपने दांत भींचते हुए बोली, 1 मिनट। वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल की। दूसरी तरफ से कुछ रिंग जाते ही दच का असिस्टेंट कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ बोलो, किस लिए कॉल किया है? जिस पर रिसेप्शनिस्ट बड़ी ही पोलाइटली बोली, सर यहाँ कोई मैडम आई है, मायरा मैडम। वो सीईओ सर से मिलना चाहती हैं और
बड़े ही एटीट्यूड के साथ सर से मिलने को बोल रही है। लास्ट की लाइन उस असिस्टेंट ने धीरे से कही थी, जिस पर मायरा का नाम सुनते ही रोहित को थोड़ा अजीब लगा। वो सोचा कौन मायरा। फिर वो तुरंत रिसेप्शनिस्ट से पूछा कौन मायरा। तब रिसेप्शनिस्ट बोली वो खुद को बजाज कंपनी की ऑनर की बेटी बता रही है और वो ऑफिस के काम से यहाँ आई है। जिस पर रोहित बोला उनसे बोल दो सीईओ ऐसे ही किसी से नहीं मिलते हैं और कह दो सीईओ बहुत बिजी है। ये कहकर रोहित ने कॉल कट कर दिया। रोहित की बात सुनकर रिसेप्शनिस्ट तुरंत फोन रख कर बोली, हेलो मिस, आप जो कोई भी हो, सर ने आपसे मिलने से साफ मना कर दिया है क्योंकि सर अभी मीटिंग में हैं और वो ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। अगर उनसे मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेकर उनका यहाँ बैठकर वेट कीजिए, तब फ्री होंगे तो आपसे मिल लेंगे। ये बात रिसेप्शनिस्ट ने मायरा से बहुत ही पोलाइटली तरीके से बोला था, पर मायरा के सिर पर तो घमंड सवार था कि आज वो जिस काम के लिए आई है वो करके ही जाएगी। उसे किसी भी हाल में दज के पास पहुंचना था ताकि वो दज को अपना बना सके। उसे उस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर गुस्सा आने लगा, पर वो कर भी क्या सकती थी। अभी वो फिलहाल चुपचाप बैठ जाती और रिसेप्शनिस्ट से बोलती है, तुम मेरा अपॉइंटमेंट ले लो और टाइम मुझे बताओ। ये कहकर मायरा वहीं सामने रखे सोफे पर बैठ जाती है। रिसेप्शनिस्ट मुंह बनाते ही बोली, ना जाने कैसे कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं कि बॉस तो इसे फूटी आंख भी नहीं देखेंगे। वो तो ऑलरेडी मैरिड है, भला इसे क्यों पूछेंगे। ये कहते हुए रिसेप्शनिस्ट को याद आने लगा कि एक बार दच को किसी लड़की के साथ देख लिया था। तभी वो समझ गई थी कि हो ना हो बॉस की कोई गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो उस लड़की को घूर कर देखते हुए मन ही मन उसे कोसे जा रही थी और वापस से अपना काम करने लगी। वहीं मायरा सोफे पर बैठे गुस्से से कुड़ रही थी। वो तुरंत अपनी मॉम को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ उसकी मॉम कॉल पिक करते हुए बोली, हाँ बेटा, क्या तुम पहुंच गई? क्या तुम उससे मिल ली? उससे जिया पर मायरा तुरंत बोली, मॉम देखो ना, मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए बैठाया गया है। देखो कब मुझे अंदर जाने का मौका मिलेगा। ये सुनकर उसकी मॉम को थोड़ा बुरा लगा। वो बोली, क्या आखिर उनके ऑफिस में तुम्हें जाने क्यों नहीं दे रही? आफ्टर ऑल तुम इतने बड़े कंपनी के ऑनर की बेटी हो, इस तरह से तो तुम्हें तो मौका मिलना ही चाहिए। ये ठीक नहीं है, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? तब मायरा बोली, मॉम मुझे नहीं पता, उस रिसेप्शनिस्ट ने कॉल करके किसी से पूछा और ऐसे मुझे बताया। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ कुछ देर के लिए सोची पड़ गई, फिर बोली, रुको बेटा, मैं भी कुछ करती हूँ। ये सुनकर मायरा खुश होकर बोली, ओके मॉम, ओके, आई एम वेटिंग। ये कहकर मायरा तुरंत कॉल कट कर देती है। करीब 1 घंटे बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने मायरा की तरफ देखते हुए बोला, मैम आप ऊपर जा सकती हैं। मायरा ये सुनते एटीट्यूड के साथ बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मुझे ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है और मैं दस से मिलकर ही रहूंगी। ये कहते वो अपने बालों को झटकाकर सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो 10 के फ्लोर पर पहुंची जो टॉप पर बना हुआ था। मायरा की आंखें पूरे ऑफिस को स्कैन कर रही थी, जिसे देखकर मायरा के मन में लालच बढ़ते जा रहा था। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि बहुत जल्द ये सब मेरा हो जाएगा। बस एक बार मैं दज को अपना बना लूं तो मुझे ये सब पाने से कोई नहीं रोक सकता है। लिफ्ट में खड़ी मायरा ये सब सोच रही थी। अचानक लिफ्ट रुका और मायरा मटकते हुए लिफ्ट से बाहर आई। वहां सबसे पहले उसे 2 केबिन दिखे। वहां एक इंसान बैठा हुआ था जो मायरा को अजीब तरह से देख रहा था। उसे देखकर रोहित को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से अपनी आंखें दूसरी तरफ देखकर बोला, आप जाकर मिल सकती हैं। ये सुनते ही मायरा मुस्कुराते हुए बड़ी ही अदा के साथ दज के केबिन के पास पहुंची और बिना नॉक किए तुरंत केबिन के अंदर घुस गई। फिर सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मायरा जो कि बड़े ही एटीट्यूड और घमंड के साथ दज के केबिन में गई थी और वो बहुत कुछ प्लान करके गई थी कि वो अपने इस रूप को दिखाकर दज को अपने जाल में फंसा ही लेगी, क्योंकि वो खुद को आरोही से ज़्यादा खूबसूरत समझती थी। उसको अपनी खूबसूरती और बॉडी स्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था, क्योंकि उसे यही लगता था कि उसकी खूबसूरती आरोही से बहुत ज़्यादा है। तभी तो करण ने आरोही को छोड़कर उसे एक्सेप्ट कर लिया था और उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे प्यार भी करने लगा था। अब तो ये चाहती थी कि अपनी खूबसूरती को दिखाकर वो दच को भी अपनी जाल में फंसा लेगी, पर उसे क्या पता था कि यहाँ आने पर उसे कुछ और ही देखने को मिलेगा। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो सामने का नज़ारा देख शॉक रह जाती है, क्योंकि इस समय दच के चेयर पर दच की गोद में एक लड़की बड़े ही स्टाइल में उससे चिपक कर बैठी हुई थी। उस लड़की ने दच की बाहों में अपनी बाहों को लपेट रखा था और दच भी बड़े प्यार से उस लड़की की कमर को पकड़े हुए खुद से चिपकाया हुआ था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई। वो सोचने लगी कि आखिर ये कौन लड़की है, और मन ही मन डोर पर खड़े होकर ये सोची जा रही थी कि कौन है वो लड़की जो दच के इतने करीब है।
उसे उस लड़की को दच के साथ देखकर मनी मन गुस्सा भी आ रहा था। वो गुस्से से अपने दांतों को पीसे जा रही थी और हाथों की मुट्ठी बना ली थी। मायरा यही सोच रही थी कि आज क्या क्या प्लान किया था। आखिर कैसे कोई और लड़की उसके करीब जा सकती है। उसे ये नहीं पता था कि दच की गोद में अभी कौन है, क्योंकि उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की ने अपने चेहरे को दच के सीने में छुपा रखा था। तभी अचानक दच की तेज आवाज से मायरा अपनी सोच से बाहर आती है। दच अपनी कर्कश भरी आवाज में बोला, व्हाट आर यू डूइंग मिस मायरा। इस वक्त दच की आवाज बहुत ही खतरनाक लग रही थी। उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए मायरा डर से कांप जाती है। फिर हिम्मत बनाकर जैसे ही केबिन के अंदर आकर कुछ बोलने वाली होती, तभी वो लड़की जो कि दच से चिपकी हुई थी, वो भी मायरा की तरफ देखने लगती है। उस लड़की को देखते ही मायरा एक बार फिर हैरान रह जाती है, क्योंकि दच की गोद में कोई और नहीं, आरोही थी। पहले तो उसे बहुत हैरानी होती है, पर वो सोचती है कि आरोही आखिर यहाँ भी आ गई। वो तो बहुत कुछ प्लान करके आई थी। उसने सब कुछ पता कर लिया था कि आरोही अब तक दच के ऑफिस नहीं गई है। ये सब जानते हुए ही उसने फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी कि दच इस वक्त बिल्कुल अकेला रहेगा और वो खुद जाकर उसे सीड्यूस करेगी। पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। आरोही भी दच के साथ आई। ये देखकर उसे बिल बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आरोही को घूर रही थी। अरे, इस बेवकूफ पागल लड़की को कोई बताओ कि अब आरोही दच की वाइफ है तो उसके साथ ही रहेगी ना। तभी दच गुस्से से चिल्लाकर बोला, मैंने कुछ पूछा है मिस मायरा, और इस तरह से मेरी वाइफ को घूरना बंद करो। मायरा दस की बात सुन हड़बड़ा गई और डर से कांपने लगी। फिर कांपती हुई आवाज में बोली, वो मिस्टर खन्ना, मैं यहाँ पर आई हूँ, वो मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम था। वो जो हमारी कंपनी और आपकी कंपनी से रिलेटेड जो हम लोगों के बीच नया पार्टनरशिप हुआ है, उसी से रिलेटेड बातें करनी थी, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट पर मिलकर हम लोगों को काम जो करना था। दच मायरा की बात सुन अपनी भवेश गाते बोला, रियली, क्या इसीलिए आप यहाँ आई हैं मिस मायरा। जिस पर मायरा हड़बड़ा कर और अपने बालों को पीछे करते हुए बड़ी अदा से बात साथ बोली, या ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, मैं यहाँ पर इसलिए ही आई हूँ। तभी दच तुरंत आरोही के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते बोला, वाईपी, जहाँ तक मुझे याद है वो प्रोजेक्ट तो तुमने मेरी कंपनी के साथ साइन किया था ना, एम आई राइट। जिस पर आरोही भी मुस्कुराकर दच के गालों पर किस करते बोली, या हबी, यू आर राइट। आरोही के ऐसा कहते ही दच मुस्कुराने लगा और उसके होठों की स्माइल और भी गहरी हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो अभी आरोही के होठों को चूम ले, पर वो खुद को कंट्रोल करके आरोही के नाक को टच करते हुए बोला, आई नो वेरी वेल माई वाइफ इज ऑलवेज राइट। वहीं सामने खड़ी मायरा आरोही और दच को इस तरह से लवी डबी होते देखकर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाए और एक झटके में आरोही को दच से दूर कर दे, फिर उसको जान से मार दे। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे दच तक पहुंचने की। पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब आरोही दच की वाइफ थी और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वो आरोही को दच के साथ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो जलती हुई निगाहों से आरोही को ऐसे घूर रही थी जैसे मानो उसे जलाकर राख कर दे। वो भी लगातार बस घूरे जा रही थी। तभी दच की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, सो मिस मायरा, इस तरह से घूरना बंद करें। मायरा दच की बात सुन हड़बड़ा कर बोली, या मिस्टर खन्ना, सॉरी, हाँ बोलिए। दच बोला, इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी वाइफ आरोही ने साइन कराया था, तो आप यहाँ क्यों आई हैं। जिस पर मायरा तुरंत बोली, वो आरोही दी ने ऑफिस छोड़ दिया है तो उस प्रोजेक्ट को मैं हैंडल कर रही हूँ। जिस पर दच अनजान बनते हुए आरोही की तरफ देखकर बोला, रियली वाइफी, क्या तुमने ऑफिस छोड़ दिया है। जिस पर आरोही मायरा की तरफ देखकर गुस्से से दच से बोली, नहीं, मैंने छोड़ा नहीं है हबी, मुझे वहां से निकाला गया है। ये सुनते ही दच की आंखें गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से मायरा की तरफ घूर कर देखने लगा। अब तो मायरा डर से पूरी तरह से कांपने लगी थी। आखिर दस की नजरें इतनी खतरनाक थी कि कोई भी कांप जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आज वो आई ही क्यों। उसे किसी और दिन आकर उसे सीड्यूस करना चाहिए था। उसे अच्छे से पता लगा लेना चाहिए था कि आरोही यहाँ आई तो नहीं है, पर शायद वो आज यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दिया था। वो हड़बड़ाते हुए डरी सहमी सी एकदम चुपचाप खड़ी थी, पर वो हिम्मत करके बोली, नो मिस्टर खन्ना, इसे मेरी कोई गलती नहीं है। वो डैड और दी के बीच में थोड़ी बहस हुई थी, उसके बाद ये सब हुआ। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। गेट लॉस। दस अपने गुस्से भरी आवाज में मायरा से बोला। मायरा तो अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न सी हो गई थी। उसे तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने अभी जो सुना
वो सच है या उसका वहम? अभी वो अपनी आंखें फाड़े दच की तरफ देखे जा रही थी। दच को मायरा को देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही चीप तरीके से कपड़े पहने थे, जिससे उसे इरिटेशन हो रहे थे। वहीं आरोही ने जब मायरा के कपड़ों पर ध्यान दिया तो उसे भी गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से मायरा की तरफ घूर कर देखने लगी। क्या ये बदतमीजी गिरी हुई लड़की यहाँ मेरी हबी को सीरियस करने आई है? अच्छा हुआ जो मैं आज ऑफिस आ गई, वरना। आरोही ये सब अपने मन ही मन में बोली और गुस्से से मायरा को बुरी तरह से घूरने लगी। मायरा ने जब दो लोगों की जलती हुई निगाहों को खुद के ऊपर महसूस करती है तो जल्दी से हड़बड़ा जाती है और उसके हाथों से फाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। वो नीचे झुककर बड़े ही स्टाइल से फाइल उठाने लगती, जैसे मानो इस तरह से भी मौके का फायदा उठाना चाह रही थी और दर्ज को अपनी बॉडी दिखा रही थी। उसके ड्रेस का नेक बहुत ही डीप था, जिससे उसका क्लीवेज सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। पर दर्ज ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नज़रें तो अपनी वाइफ आरोही से पर से हट ही नहीं रही थी। अगर उसके सामने इस वक्त मायरा बिना कपड़ों के भी खड़ी हो जाए तो भी दर्ज उसे एक नज़र भर के भी नहीं देखता। मायरा को खुद पर बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रहा था। दच को उसे इस तरह से घिन भरी नज़रों से देखना और मुंह फेरना। वो धीरे से फाइल उठाकर खड़ी होकर कुछ बोलने ही वाली होती है कि उससे पहले ही दच की तेज आवाज़ से उसके कानों में पड़ी। मैंने कहा, मिस मायरा, जस्ट गेट लॉस्ट। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस नाउ। ये सुनते ही मायरा हड़बड़ा कर अपने फाइल और पर्स को लेकर जल्दी से केबिन के बाहर चली गई। उसके चेहरे पर इस वक्त घबराहट के भाव थे और डर के कारण उसके चेहरे और माथे पर पसीने उभर आए। वो अपने पर्स से रुमाल को निकालकर माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ी। वो इतना ज्यादा हड़बड़ी में थी कि सामने से आ रहे रोहित भी दिखाई नहीं दिया और वो उसे टकराकर फर्श पर गिर गई। फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आया और सामने घुरकर देखी तो रोहित खड़ा था। वो गुस्से से चिल्लाकर बोली, यू। फिर रोहित को देखकर खुद को संभाल ली। रोहित को मायरा की हालत को देखकर अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, पर फिर भी वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, आर यू ओके मिस मायरा? ये कहते हुए रोहित अपने एक हाथ को मायरा की तरफ बढ़ाया ताकि वो उसे उठाने में हेल्प कर सके, पर मायरा उसके हाथों को झटक कर गुस्से से अपने पर्स और फाइल को उठाकर तुरंत खड़ी हुई और अपने पैरों को पटकते हुए वहां से सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसके ऐसे जाते ही रोहित, जो अभी तक अपनी हंसी को कंट्रोल किए हुए था, वो अब मायरा के ना रहने पर तेज तेज हंसने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।